झूठ बोलोगे तो क्या पाओगे, कि झूठ बोलोगे तो क्या पाओगे। अपनी नजर में तो सच्चे बने रहोगे, लेकिन दूसरों की नजर में तो गिर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलती है बहुत सारे कानून से रिलेटेड जानकारियां, जिनकी वजह से आपके जीवन में कमियां ठीक हो जाती हैं और जो कमियां आने वाली होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। कई बर्निंग टॉपिक हैं और हमारे कई वीडियोस पर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, आप उनके जवाब देते हैं, ये और अच्छी बात होती है। सर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ केस होता है 498 का, अर्थात दहेज का, और वो भी झूठा। ऐसे में वो लोग क्या करें कि उस दहेज के झूठे केस से बच पाएं और वो जो एक 498 की जो पीड़ा होती है, जो किया ही नहीं उसको जो पीड़ा, उससे भी बच पाएं। जी देखिए, कुछ आंकड़े हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो हम देखते हैं कि जो 498 के, जिसको हम डाउरी के केसेस भी कहते हैं जनरली, इन केसेस के अंदर 98-90% तक जो है क्विटल रेट होता है। मतलब मैक्सिमम केसेस में जो है जो मुलजिम है वो छूट जाते हैं। अच्छा, तो इसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि इसके जो केसेस हैं वो फेक आते हैं। जी जी, सारे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ केसेस जो हैं वो फेक आते हैं और उसके अंदर कईयों में फिर इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरीके से होता है, तो वो छूट जाते हैं बेसिकली। जी। तो फेक केस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक विपरीत इफेक्ट पड़ सकता है। कैसे बचें पर यह है कि वो बाद के अंदर कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, डिफामेशन केस डाल के सेपरेट, और क्रिमिनल और सिविल डिफामेशन में दोनों में ही केस डाल के कंपनसेशन और जो है उनको जेल भी हो सकती है। सर, किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी दहेज का केस कर देती है जी, उसको पता कैसे लगेगा इस बात का कि उस पर केस हो गया है? जब एफआईआर हो जाएगी, जब 498 में या 406 में जब एफआईआर होती है तो उनके पास एक नोटिस आता है, जो कंसर्न आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है थाने से कंसर्न, वो उनके पास एक नोटिस भेजेगा, वहां से उनको कंफर्म होगा। सर, वो नोटिस क्या होता है और उसमें क्या लिखा रहता है? देखिए, एक नोटिस होता है 41A का सीआरपीसी में। वो नोटिस ये बताता है कि भाई आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है, आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है 498 में, और ये कंप्लेनेंट है, इन्होंने एक एफआईआर की है, आपका क्या कहना है, आप आए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। सर, 498 का केस हो गया है, उसको नोटिस आईओ ने, जैसा आपने बताया, कि डिलीवर कर दिया है जी। ऐसे में अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, 498 जो होता है वो बेलेबल सेक्शन है, 406 है वो नॉन बेलेबल सेक्शन है। तो जनरली इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी है अर्नेश कुमार की, स्टेट वर्सेस अर्नेश कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन भी दे रखी है किस तरीके से अरेस्ट होगा, किस तरीके से नहीं होगा। लेकिन फिर भी अरेस्ट में डिस्क्रिशनरी पावर होती है आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। जी जी। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे पहले अगर आपको कोई इस तरीके का नोटिस आता है तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं जी, कि आप अरेस्ट से अगर बचना चाहें तो आप बेल लगाएं और जो भी कोर्ट की डायरेक्शन है उसको फॉलो करें। अदरवाइज जो है आप आईओ से डायरेक्टली भी जाके मिल सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है कोई आपको अरेस्ट करने में या ऐसा कुछ करने में। सर, ये 498 के जो नोटिस आता है उसमें व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है या थाने अप्रोच किया जाता है? थाने में बुलाया जाता है। बेसिकली आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एक एएसआई रैंक का आदमी होता है, तो वो थाने में बुलाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके घर पर भी विजिट करे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है। सर, इस हालत में डरने की जरूरत है कि अगर थाने बुलाया ऐसा तो नहीं उसको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा? नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिशनरी होती है, उसके अंदर भी कुछ मापदंड हैं कि कब वो आपको अरेस्ट कर सकता है। तो अगर आप एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे या फिर उस तरीके की चीजें कर लेंगे तो कोर्ट से आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए वो मैंने एक एडिशनल पॉइंट बताया कि आप बेल लेके फिर जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। सर, एक आम व्यक्ति जिसको बहुत सारे कानून की जानकारी नहीं होती, वो नोटिस को देख के कैसे समझे कि अगर मैं थाने जाऊंगा तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या आईओ का मन बनेगा मुझे अरेस्ट करने का? वो नोटिस को देख के कैसे? देखिए, नोटिस एक सिंगल पेपर है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आपके खिलाफ एक केस है, आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। तो आपको ये नहीं पता कि कंप्लेंट के कंटेंट क्या है, उसकी ग्रीवियसनेस कितनी है जी। तो ऐसी कंडीशन में अरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों सूरतें हैं। इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है कि आप वहां से एंटिसिपेटरी बेल लेके और जो भी कोर्ट की डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। सर, एंटिसिपेटरी बेल के लिए आपने कहा
तो ये क्या वो व्यक्ति खुद ले सकता है या इसके लिए किसी वकील की जरूरत पड़ने वाली है उसको? एंटिसिपेटरी बेल एडवोकेट के थ्रू फाइल होगी सेक्शन 438 सीआरपीसी में। अच्छा। और वो सेशन कोर्ट में फाइल होगी। फिर सेशन कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या इसमें बेल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर जैसा आपको ये लगता है कि बेल की रिक्वायरमेंट है तो वो अलाउ करते हैं, वरना फिर वो एक डायरेक्शन दे देते हैं कि अरेस्ट ना करें अगर ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर 498 के केस में एक चीज और देखी जाती है, जिस व्यक्ति पर केस होना होता है उसका तो नाम होता ही है, साथ में परिवार के बहुत सारे लोगों का भी नाम लिखाता है, जिसमें कई बार बच्चों का भी लिखवा देते हैं, बुजुर्ग माँ बाप का भी लिखवा देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ रहते भी नहीं उनका भी लिखवा देते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए उनके नाम लिखे हुए? देखिए एक्चुअली में एक वर्ड है शेयर हाउस होल्ड, कि अगर आप सेम घर के अंदर रहते हैं तो जितने मेंबर्स हैं वो कई बार एक झूठा नाम भी लिखवा दिया जाता है जी। तो उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पावर दी गई है कि अगर उसको ये लगता है कि किसी के खिलाफ झूठा केस है या फिर उसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो नॉन सस्टेनेबल है, वो गलत एलिगेशन है, उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो उनको वो नाम डिलीट भी कर सकता है और नाम से हटा सकता है, उनके अगेंस्ट में केस नहीं चलेगा। अच्छा, ये आईओ पर डिपेंड ये आईओ पर डिपेंड करता है, इसलिए उसमें कोई डरने वाली घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे आईओ आपको बुलाए आप जाइए और इन्वेस्टिगेशन जरूर ज्वाइन करें। ये 498 के केस में जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं उन सबको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है या थाने जाना है? ये सब जिसको आईओ बुलाता है, सपोज कीजिए आईओ ने किसी एफआईआर के अंदर 5 लोगों के नाम है और आईओ ने सिर्फ 3 को बुलाया, तो उन 3 को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। अगर आईओ मौखिक रूप से ही बोल देता है तो भी आपको जाना चाहिए, नोटिस नहीं भी दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना और सच्चाई को सामने लाना हर एक की जिम्मेदारी है। अच्छा सर, कई बार क्या होता है कि जब वो नोटिस आपको देने आते हैं तो क्या उस नोटिस से भी बचने के कुछ फायदे होते हैं कि मैं उसको रिसीव ही नहीं करता 498? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर मैंने जैसे अभी कहा ना कि अगर नोटिस नहीं भी दिया जाता है और आईओ अगर आपको फोन भी कर देता है पुलिस ऑफिसर को ही कि आप आ जाइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दिए, तो आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उनमें थोड़ा सा आपके साथ खतरा होने के चांसेस हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस, आपको डर लगता है, अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो आप फिर कोर्ट की शरण ले सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। सर अभी तक अपने प्रश्नों के माध्यम से लिया कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे किसी व्यक्ति को पता लगे। अब फाइनली हमें ये बताएं कि झूठा केस किसी पर हो गया, उस व्यक्ति को आखिरकार करना क्या चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए किसी पर कोई एफआईआर हो जाती है और झूठा केस बन गया, उसको ये मालूम है कि मेरे ऊपर मेरी वाइफ ने या जो भी है उसने झूठा केस फाइल किया है जी, तो उसको तुरंत एक कंप्लेंट दाखिल करनी होती है कि मेरी वाइफ ने मुझे धमकी दी थी और अब वो जो है मेरे ऊपर झूठा केस कर रही है। कंप्लेंट पे अगर पुलिस ऑफिसर्स उस पर एक्शन लेते हैं तो ठीक है, और एक्शन नहीं लेते हैं तो आप जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट फाइल करके कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। 156(3) में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां से उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर सकते हैं कि जो मेरे खिलाफ केस और मेरे परिवार के खिलाफ जो केसेस हुए हैं वो फेक हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर इसमें उस व्यक्ति को कुछ एविडेंसेस को भी इकट्ठा करने की जरूरत है कि जरूरत पड़ने पर? हाँ, जो भी उसके पास एविडेंसेस हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि फैमिली के अंदर हमने एक वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी के पास मोबाइल फोन है या कुछ वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो सारी चीजें जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करें, आईओ को सबमिट करें, वो सब चीजें कंसीडर होती हैं, तो उससे भी आप जो है बच सकते हैं और एक झूठे केस को आप अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बड़ी सारी जानकारी आपने दी और मैंने सारे प्रश्न लेने की कोशिश की है, फिर भी मुझे लगता है कि हर बारी कुछ न कुछ प्रश्न जरूर रह जाते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं। आप हमेशा हमें कमेंट करके पूछते हैं और हम उनके आंसर भी आपको कमेंट के माध्यम से देते हैं, आपकी टेलीफोनिक कॉल को अटेंड करके देते हैं और ये सब रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए इसके कोई चार्जेस नहीं, क्योंकि अगर हम आपकी किसी मुसीबत में, किसी समस्या में समाधान दे पा रहे हैं या हमें जो जानकारी है उसकी वजह से आपको कोई लाभ हो रहा है तो उससे हमें और हमारे एडवोकेट साहब को बहुत खुशी मिलती है और हमारा मकसद भी यही रहता है कि समस्याओं से सभी को बाहर निकालना है। कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई जानकारी अधूरी रह गई है या आपको कोई प्रश्न आपके दिमाग में मैं नहीं ले पाया हूं तो आप मुझे मैसेज, कमेंट या कॉल करके भी बता सकते हैं। अगले में हम आपका वो प्रश्न रखेंगे। साथ ही एक इसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहता है जिसमें आपके वो प्रश्न भी लिए जाते हैं जिन पर आप बात करना चाह रहे थे और वो प्रश्न कॉमन होते हैं, सभी के होते हैं, ज्यादातर लोगों को उसको जरूरत होती है, तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर हम अगले हिसाब से लेकर आपको बताते हैं। उसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पर यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।